नमस्कार दोस्तों, हेलो जिंदगी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम विसर्ग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वरों को पढ़ते समय हमने पढ़ा है कि विसर्ग एक अयोगवाह ध्वनि है। हमने पढ़ा है कि अंग और अह को अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इनका उच्चारण अ के योग से होता है। इनकी स्थिति स्वर एवं व्यंजन के बीच की मानी गई है क्योंकि इनके उच्चारण का आरंभ स्वर से होता है और अंत व्यंजन से होता है। विसर्ग को देखें तो विसर्ग का चिन्ह इस तरह का होता है जैसे इंग्लिश का कोलन होता है। जब इसे हम शब्दों में प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण आधे ह के समान होता है। और किन शब्दों में इसका उच्चारण होता है? इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, अर्थात संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हुए शब्दों में होता है। तत्सम शब्द संस्कृत के वैसे शब्दों को कहते हैं दोस्तों जो हिंदी में मूल रूप में आ गए हैं और जैसे वो संस्कृत में प्रयोग में आते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग में आते हैं। तो ऐसे शब्द कुछ हैं जैसे पुनः, नमः, अतः, अंततः, स्वतः, प्रायः, प्रातः, क्रमशः, फलतः, शनैः शनैः इत्यादि। देखिए, हम अंत में हमने विसर्ग दिया है और उसका उच्चारण भी हम आधे ह की तरह कर रहे हैं। उच्चारण तो हम आधे ह की तरह करते हैं, परंतु विसर्ग वाले शब्दों को लिखने में अंत में आधा ह नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार पूरा अ और कोलन इस तरह से भी नहीं दे सकते हैं और अ और आधा ह ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं, बल्कि शब्द के अंत में विसर्ग का चिन्ह दिया जाता है। ये जो चिन्ह है कोलन की तरह, वो शब्द के अंत में दिया जाता है। अब बात आती है कि क्या विसर्ग को सिर्फ शब्दों के अंत में ही प्रयोग करते हैं? देखिए, संस्कृत के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग एक ही शब्द के दो अक्षरों के बीच में भी होता है और अंत में भी होता है। जैसे एक शब्द है दुख, तो संस्कृत में दु के बाद विसर्ग देके फिर ख लिखते हैं, ऐसे दुख लिखा जाता है। लेकिन मानक हिंदी में विसर्ग का प्रयोग अक्षरों के बीच में नहीं होता है। जैसे हिंदी में जब हम दुख लिखते हैं तो हम उसमें बीच में विसर्ग नहीं देते हैं, सिंपली दु और ख लिख देते हैं, दुख। अभी हमने एक ही शब्द के दो अक्षरों की बात की थी, इसके साथ ही दो शब्दों के बीच में भी विसर्ग आता है, जैसे अंतःपुर या प्रातःकालीन, है ना। तो मानक हिंदी में ऐसे शब्दों को इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया है, यानी जिन शब्दों के बीच में विसर्ग आता है उनमें विसर्ग का लोप नहीं किया गया है, यानी विसर्ग को हटाया नहीं गया है, उसी रूप में ले लिया गया है। हम लोग हिंदी में भी जब अंतःपुर लिखते हैं तो बीच में विसर्ग देते हैं और प्रातःकालीन में भी बीच में विसर्ग देते हैं। एक शब्द है छह, छह का जो अंक है उसे हिंदी में छह लिखते हैं, तो मानक हिंदी में छ के अंत में विसर्ग देके भी लिखा जाता है और छ और ह भी लिखा जाता है। विसर्ग वाले और भी बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, जैसे मूलतः, परिणामतः, संभवतः, निस्वार्थ, निःशब्द, निसंकोच, निसहाय, निःशुल्क इत्यादि। इनमें से कुछ शब्द विसर्ग संधि वाले भी हैं। इनकी व्याख्या हम विसर्ग संधि के वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज एक बार फिर आपसे एक विनम्र अनुरोध करना है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन 1 के बाद अब लॉकडाउन 2 में चल रहे हैं हम लोग। जिंदगी की रफ्तार रुक गई सी लगती है। हमें इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना है दोस्तों, क्योंकि हम सभी भली भांति परिचित हैं कि लॉकडाउन से हमारे देश की आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर होती है। साथ ही गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी से, विशेष तौर से युवा वर्ग से अनुरोध है कि कृपया सड़कों पर बेवजह ना निकलें और लॉकडाउन 2 को पूर्णतः सफल बनाएं।
कोरोना के खतरे से निपटने में सरकार का सहयोग करें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।